आज आप अपने घर में बैठे हुए दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी बात कर सकते हो। यानी अगर 20,000 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति बैठा है तो आप उसके साथ विद इन मोमेंट्स कनेक्ट हो सकते हो। द मोस्ट कनेक्टेड सोसाइटी, आज की डेट में आप इससे ज्यादा कनेक्टेड सोसाइटी कभी नहीं थी। लेकिन ईमानदारी से सोचिए, जब हम 20,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति के साथ कभी भी बात कर सकते हैं, अपने ही घर में अपने ही लोगों के साथ बात किए हुए कई कई दिन निकल जाते हैं। क्या लगता है कि हमें कामयाबी मिल सकती है? क्या लगता है कि हमें इज्जत मिल सकती है? तो आइए इन रिश्तों के ऊपर आज बात करते हैं। हमारे साथ टीएस मदान शो में आज हिंदुस्तान के एक ब्रांड संजय नागपाल, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सर। मैंने आपकी इंट्रोडक्शन नहीं दी क्योंकि अगर मैं आपकी इंट्रोडक्शन दूं तो मुझे लगता है कि मुझे 3 घंटे चाहिए कम से कम। नहीं ऐसा नहीं सर, ये सब परमात्मा की नियामत है और कुछ नहीं। तो मैं समझता हूं कि इंट्रोडक्शन हमारी बातचीत ही है। तो लोग जानते हैं आपको, अगर मैं बोलूंगा तो केवल थोड़ा सा बोल पाऊंगा, तो मैं वो जरूरत कर नहीं सकता। नहीं सर। संजय जी, हम रिश्तों के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने यही बात की है कि हम हजारों किलोमीटर दूर व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हैं और अपने घर में कनेक्टेड नहीं है, अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड नहीं है, अपने पड़ोसियों के साथ कनेक्टेड नहीं है, हस्बैंड वाइफ भी कनेक्टेड नहीं है। तो कामयाबी मेरे हिसाब से तो नहीं मिल सकती है। आप यहां पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने जिंदगी के अंदर जैसे कहते हैं ना, परमात्मा ने गृहस्थ आश्रम दिया जी, रिश्ते नाते दिए, जन्म हुआ, रिश्तों की कड़ियाँ आगे चली, लेकिन सही मायने में हमने सिर्फ पैसे को ही अहमियत दे के आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कभी ये नहीं सोचा कि रिश्तों की पूंजी भी कोई चीज़ होती है। तो रिश्तों की अहमियत तो बहुत ज़रूरी है सर। हम इस दौड़ के अंदर जो एक आज दौड़ चल रही है भौतिकता की, उस दौड़ के अंदर हम ये भूल गए कि मेरा बेस क्या है। पहली बात तो यह है कि मनुष्य जन्म में हम आए तो आना ही हमारे लिए मुबारक था। और जब हम माँ के गर्भ में थे तो उस वक्त हमारी क्या कमिटमेंट थी कि परमात्मा मुझे जल्द से निकाल, मैं तेरी आराधना में लगूं। और माँ जिसने जन्म दिया वो परमात्मा का रूप, माँ बाप को भी भूल गए। उसके आगे जो बहन भाई रिश्ते दोस्त नाते सबको भूलते चले गए। पहला सबक तो ये था कि चैरिटी बिगन्स एट होम, घर से शुरुआत होनी थी, वही भूल गए, वहीं पे ही भटक गए। आगे तो क्या बढ़ना था। संजय जी, मेरा ख्याल है कि आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करना चाहते हैं जहां पर मैंने भी कम काम किया है और बाकी के ट्रेनर्स ने भी कम काम किया है, और मैं समझता हूं कि आपके पास उसका ज्ञान नहीं है, आपके पास उस सब का एक्सपीरियंस है, और वो है दोस्तों का रिश्ता, एक दोस्त का दूसरे दोस्त के साथ। तो क्या ऐसा किया जाए कि दोनों दोस्त एक दूसरे के नजदीक रहें, हमेशा रहें? इसके ऊपर मैं आपका टेक जानना चाहता हूं। देखिए, ये जो रिश्ता है ना, दोस्त वाली जो बात कही है, एक बहुत ही अहम रिश्ता है। स्कूल फ्रेंड्स, हम कई बार कहते हैं कि स्कूल फ्रेंड्स हमेशा जो है ना, हमेशा प्रिय होते हैं, हमेशा उनसे हमारा रिश्ता जुड़ा रहता है। कारण क्या है? वहाँ दिमाग नहीं होता, वहाँ दिल होता है, दिल से दिल का रिश्ता होता है। जिस वक्त आप रिश्तों में दिमाग लगाना शुरू करते हो तो उस वक्त दूरियां बढ़नी शुरू होती हैं। फिर हम कशमकश पे पड़ते हैं। किसी भी कशमकश में पड़ने की जरूरत नहीं है। रिश्ता अनकंडीशनल होता है, रिश्ता खुदा की नियामत होता है। और एक दोस्त तो समझ लो कि एक शरीर दो हो गए, लेकिन आत्मा एक है। उस रूप में जो रिश्ते हैं वो निभने चाहिए। लेकिन आज इस भौतिकता की दौड़ के अंदर वो दोस्ती के अंदर भी हमने कंडीशनें लगानी शुरू कर दी। जिस रिश्ते में कंडीशन आ गई उस रिश्ते को हमने खुद दूर कर दिया। हर रिश्ता एक अहमियत रखता है। एक दोस्त ही वो चीज़ है जो आपके पास हमेशा मौजूद रहेगा। एक रिश्ता जिससे खून का कोई रिश्ता नहीं, कोई आपकी जायदाद के अंदर उसने हिस्सेदार नहीं बनना, किसी तरह का किसी काम के अंदर आपके कोई बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो उसके अंदर कहीं उसकी भागीदारी नहीं। अनकंडीशनल, जब चाहो जब बुला लो, चाहे टेलीफोनिक आज की युग के हिसाब से,
चाहे किसी भी तरीके से, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिजिकली, वो हमेशा अवेलेबल है। लेकिन दूरियां, हम कहते हैं उसने ऐसा किया, कभी अपने अंदर झांका क्या? मैं अपने अंदर झांकूं कि मैं रिश्ते को कहां तक ले गया। कहते हैं ना, किसी के रिश्ते को निभाने चले हो, हम सामने वाले को कहते हैं कि जी आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने अपना पार्टिसिपेशन क्या दिया। आज बात यह है, व्हाट इज माय पार्टिसिपेशन। और मैंने एक जगह सुना है कि अगर आप चाहते हो कि दूसरा आपका दोस्त बने तो आप उसके दोस्त बन जाओ ना। कोई बुराई नहीं है। जब मैं ही आपका दोस्त नहीं हूं तो मैं आपसे कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप मेरे दोस्त बनो। देखिए, एक बात यह है कि कहते हैं जो मेरे यार दा यार नहीं, वो मेरा भी यार नहीं। मेरा भी यार नहीं। तो बात तो ये है कि एक कड़ियां हैं ये, और इन कड़ियों की कदर है, बस उस सिलसिले को ही आगे बढ़ाने की बात है। जिंदगी अनमोल है। कई लोग कहते हैं कि दोस्ती निभ जाती है, परिवार में रिश्ता नहीं निभता। यहां पर मुझे लगता है कि जो परिवार में रिश्ता नहीं निभा रहा, वो दोस्ती भी शायद नकली ही जी रहा है ना? सर देखिए, कहते हैं जो माँ प्यो दा नहीं होया, और हरियाणा में कहते हैं कि जो माँ बाप का नहीं भाई, वो किसी का भी ना है। तो जो रिश्तों के अंदर अगर चैरिटी बिगन्स एट होम, अगर मैं अच्छा पुत्र हूं और अच्छा भाई हूं, अच्छा पिता हूं, अब तो दादा नाना भी परमात्मा ने बना दिया, तो अच्छा दादा हूं, अच्छा नाना हूं, तभी तो मैं अच्छा पड़ोसी बनूंगा। चैरिटी बिगन्स एट होम। अगर मैं अच्छा घर में नहीं बन पाया तो क्या मैं अच्छा पड़ोसी बनूंगा? क्या मैं अच्छा गली वाला बनूंगा? क्या मैं अच्छा अपार्टमेंट वाला बनूंगा? क्या अच्छा शहरवासी बनूंगा? और क्या अच्छा मैं देशवासी बनूंगा? और क्या अच्छा इंसान बनूंगा? तो संजय जी, ये काम करो ना फिर, जी आपके तजर्बे का फायदा लेते हैं। जी। आज की डेट में आप ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यस सर। और मुझे लगता है कि हजारों में ही मेंबर्स होंगे इसके। यस सर, ऑल ओवर इंडिया में है सर। ऑल ओवर इंडिया। Yes, sir. कौन लोग होते हैं? दुकानदार होते हैं या ऑल शॉपकीपर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, सब लोग इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं? यस सर। इनका प्रेसिडेंट बनना तो कहीं ना कहीं रिश्ता निभाना आता है, तभी आप बने हो। और यहां पे आप बैठे हो ना, आपने ये सोचा कि टीएस मैदान शो है, ना मैंने सोचा कि ऑल इंडिया प्रेसिडेंट आ रहा है। हम दोस्ती के नाते ही बैठे हैं। यस सर, डेफिनेटली। मैंने आपको कॉल किया, आपने कहा कि आदेश करो, ये आपका वर्ड था। यस सर। आदेश करो। आपने दोस्ती- पूछा नहीं क्या करना है, सर दोस्ती में आदेश चलता है सर। आदेश चलता है। यस सर। तो यहां पर आपसे मैं 3 पॉइंट्स चाहता हूं। पहला तो आपने बताया है कि घर से ही स्टार्ट होगा। मैंने दोस्ती शुरू किया था, आपने बड़ी अच्छी चीज कह दी कि दोस्ती भी निभानी है तो पहले घर में यस सर। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रिश्ता निभाने की। यस सर। तो मुझे 3 पॉइंट और चाहिए कि घर में हम रिश्ते बेटर कैसे कर सकते हैं। आपकी तरफ से मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए। सर, रिश्तों के अंदर एक बात आती है, गिव एंड टेक। जी। व्हाट इज माय पार्टिसिपेशन। और मैं कहूं कि मेरा ये दायित्व है, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं। मुझे सेक्रीफाइस के हिसाब से चलना चाहिए, अपना पार्टिसिपेशन देना चाहिए। जब मैं अपना पार्टिसिपेशन देता हूं तो सामने से कोई कितना भी रिजिड क्यों ना हो, वो रिश्ता निभेगा। माँ बाप के लिए क्या करना चाहिए एक बच्चे को? माँ बाप के लिए तो सर कोई शब्द ही नहीं है सर। क्या करना चाहिए? अनकंडीशनल। क्योंकि लोग इतने में नहीं समझ पाएंगे। इतना समझ सकते होते तो हमारे शो की जरूरत नहीं थी। बहुत आई एम सॉरी भाई, मैंने आप लोगों के लिए ऐसा बोला है, पर ऐसा ही है। तो मुझे कोई चाहिए जो हम किसी को ना सॉलिड बात बताएं कि आप ये करो और आपके माँ बाप और नजदीक हो जाएंगे आपके। सर, पहली बात तो ये है कि हम कहीं भी अगर हम सोचते हैं कि मैं तो प्रोग्रेस के लिए चला गया, जैसे आजकल ट्रेंड है, हिंदुस्तान में एक ट्रेंड चल चुका है कि आप विदेशों की तरफ भाग रहे हो, और पेरेंट्स यहाँ पे जो है वो फिजिकल प्रेजेंस को तरस रहे हैं। वो कहता है मैं हर महीने फंड्स तो भेज ही रहा हूँ ना। माँ बाप को फंड्स नहीं चाहिए, तेरी कमाइयाँ नहीं चाहिए। उन्हें कहता है किसी को, माँ बाप को एक सर, एक होता है टच थेरेपी। जब हम मिलते हैं ना, जो वाइब्रेशंस है ना माँ बाप की, माँ बाप कभी भी अपने दिल की बात आपको नहीं कहेंगे कि मैनू तेरी लोड़ है, मुझे तेरी ज़रूरत है, तू मेरे पास आके बैठ जा, कभी भी नहीं कहेंगे। लेकिन ये कि हम पैसे की दौड़ का बहाना बना के, अपनी प्रोग्रेस का बहाना बना के, ठीक है मजबूरियां होंगी, ऐसा भी नहीं है कि बाहर जाना गलत है, जाना चाहिए, लेकिन जो कमिटमेंट्स है माँ बाप के प्रति वो हमारी होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा क्या है, मेरी आने की क्या मेरे दौर है, कितने समय में मैं आ रहा हूँ,
मैं किस तरीके से अपने माँ बाप की संभाल कर रहा हूं। अगर मैं ही अपने माँ बाप की केयर नहीं कर रहा हूं तो मेरे रिश्तेदार या मेरे पड़ोसी या मेरे यार दोस्त या मेरे भाई बहनों को मैं आगे कह के और उनकी जिम्मेवारियां लगा के कैसे उस जिम्मेवारी को पूरा कर सकता हूं। सब कुछ मिल जाएगा, माँ बाप नहीं मिलेंगे। माँ बाप की जिसने रिस्पेक्ट कर ली उसको बुलंदियां ही बुलंदियां हैं। और अगर हमने माँ बाप को ही भूल गए तो फिर क्या रह गया सर। जिसने हमें जन्म दिया हम उसके नहीं हुए, माँ बाप का जो नहीं हुआ वो कहते हैं जो माँ का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो बाप का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो बच्चे अब्रॉड जो चले गए उनको क्या करना चाहिए? बीच बीच में आते रहना चाहिए? आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उनकी केयर बहुत जरूरी है सर। माँ बाप को मैंने यहां तड़पते हुए देखा है। कईयों के मेरे पास फोन आते हैं, जैसे सर्कल में ही है, यार एक बार जाके देख लेना। मैं कहता हूं बहुत अच्छे, मैं तो जिम्मेवारी निभा रहा हूं अपने हिसाब से। लेकिन ये कि मैं उनको ये बोलता हूं कि भाई जो उन्हें तुमसे चाहिए वो मैं नहीं दे सकता हूं। मैं दोस्ती के नाते गया, मैं रिश्तेदारी के नाते गया, लेकिन पुत्र तो तू है, पुत्री तो तू है। तो हमेशा जिंदगी के अंदर परमात्मा के आशीर्वाद से हमेशा यही ख्याल रखा कि बुलंदियों की तरफ बढ़े, लेकिन घर में एहसास किया कि घर में माँ बाप का होना एक खुदा की नियामत है सर। जब आप घर के अंदर सरपरस्ती होती है सर, वो घर मुबारक होता है सर। माँ बाप, अगर माँ तड़प रही है अपने पुत्र को मिलने के लिए सर, इससे बड़ा बड़ा दुख नहीं हो सकता कोई भी। संजय जी, आपके बिजनेस भी बहुत ज़्यादा हैं, आप कई और एसोसिएशंस के भी ऑफिस बेरर हो, तो परिवार को कैसे साथ लेके चलते हो? आप कैसे चलते हो? देखिए सर, ये पक्की बात है कि जब आप सोशल सर्विसेज में जाते हो, आप इस तरीके के फील्ड में जब जाते हो तो परिवार को उसका खामियाजा देना पड़ता है। लेकिन अगर परमात्मा के आशीर्वाद से आपको एक सैचुरेशन पॉइंट आके एक फाइनेंशियल स्टेटस मिल गया, आपकी, अब मेरी फैमिली की बात करता हूं, 2 बच्चे, दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जिम्मेवारी पूरी की। जिम्मेवारी से बेमुख नहीं है सर। एजुकेशन दी, बच्चों को सेटल किया, बच्चों की शादियां की, सेटल किया। अब मैं उसी में गलतान रहूं और कहूं कि जी इनका तो प्रोग्रेस कराने के लिए ही बैठा हूं, तो ये मेरा स्वार्थीपन है। समाज कैसे चलेगा? अगर मान लीजिए समाज की तरफ ना बढ़ के मैं अपने बेटे और बेटी के लिए, यानी अपने परिवार के लिए और आने वाली जनरेशन्स की सोच में ही 24 घंटे लगा रहूं, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, यानी कि पैसे की जो भी काउंटिंग आप लगाएं उसके और ज्यादा इकट्ठे कर लेंगे, और तो कुछ नहीं, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है सर। लिमिट ही कोई नहीं है उसकी। इसका मतलब मैं सिर्फ अपने स्वार्थ में जिया। मैं मनुष्य जन्म में आया हूं, इंसान हूं, उस नाते समाज को कौन चलाएगा? आपको अगर आना पड़ेगा। जब आप समाज में आगे बढ़ते हो तो परमात्मा कहता है कि अगर तू मानव सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है, चिंता ना करी, तेरे काम में रुकने नहीं दूंगा। उसका क्या फायदा होता है? मेरे बच्चे अच्छे नेक रास्तों पे चलते हैं, जो काम वो करते हैं उसमें परमात्मा खुद बैठ के उन कामों के अंदर कामयाबियां देता है, वो बुलंदियां बख्शता है, वो लाइन ऑफ एक्शन देता है सर। वो खुद आपके मन की सोच के ऊपर बैठ के आपको सही डायरेक्शन देता है। क्या चाहिए? संजय जी, मैं आपकी बात काट रहा हूं, मुझे ऐसे लग रहा है सूट में एक संत बैठा हुआ है। ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं सर। क्योंकि बिल्कुल बातें आपकी स्पिरिचुअल हैं और दिल को छूने वाली हैं। नहीं सर, ये सर जरूरत है सर। कैसे चलेगा समाज सर? आप जो आपका 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, हाँ जी। बेटी तो अपने घर में, हाँ जी। बेटा आपके साथ ही रहता है? हाँ जी। मैरिड है? यस सर। तो आपके पेरेंट्स? पेरेंट्स, मेरे फादर जो है वो परमात्मा में लीन हुए ओके। 99 में। मदर के साथ हम रह रहे हैं। मदर आपके साथ ही हैं, आप मदर के साथ हो? Yes, वाह, छोटी सी बात का मतलब कितना अलग है। Yes, sir. हैं कि मदर हमारे साथ रहते हैं या हम मदर के साथ रहते हैं। वाह सर, ये तो परमात्मा की नियामत है सर। वाह वाह। तो मदर के साथ आप रहते हैं और बच्चे आपके साथ रहते हैं, है ना? सब बच्चे उनकी सरपरस्ती में सब उनकी चल रहे हैं सर, सरपरस्ती आगे। में हैं। Yes, sir. ये उनकी फुलवाड़ी है। तो जब आप सुबह निकलते हो, क्योंकि सामाजिक जिम्मेवारियां और आपके बिजनेस की जिम्मेवारियां दोनों हैं आपके ऊपर, तो कोई एग्जाम्पल याद आती है घर में, कुछ ऐसा माहौल आपने बनाया सुबह निकलने के समय? जानना चाहता हूं मैं, प्रैक्टिकल जानना चाहता हूं कि किस तरह से आप घर से निकलते हो,
आपको सब मुस्कुराते हुए भेजते हैं, क्योंकि इकट्ठे तभी रह पाते हो ना, सब मुस्कुराते हुए Definitely, भेजते हैं। sir. तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ आपके अंदर क्या है। सर पहले तो ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ थे, अच्छा। तो 4 पीढ़ियां थी, उस हिसाब से चलते थे। अभी भी क्या है कि मम्मी, हम हस्बैंड वाइफ, आगे बच्चे और आगे एक पोती है, तो उस हिसाब से 4 जनरेशन और हो गई। 4 जनरेशन है तो अभी। एक चूल्हे पे खाना बनता है, ये आपकी रहमत है, आशीर्वाद है परमात्मा का। और उसके साथ साथ जब माँ की सुबह मुस्कान मिलती है, सुबह उठ के जब उनसे पूछ के ही जाना होता है, उनसे पूछ के ही आना होता है, हर चीज़ उनकी सरपरस्ती में, डायरेक्शन में सारे काम होते हैं। कहते हैं ना, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो जब बड़ों का सिक्का चलता है और बच्चे जनरेशन्स उस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, तो वो घर प्रफुल्लित होता है। उसमें घर में आया हुआ जो पैसा भी होता है वो भी अच्छे कार्यों में लगता है, बीमारी में नहीं लगता। जिस घर में क्लेश होगा, आप करोड़ों रुपए रख दो सर, उसमें बरकत नहीं है। ऐसे से मेरे दोस्त हैं, ऐसे से रिश्तेदार हैं जिनके पास हजारों करोड़ के मालिक हैं वो, लेकिन उनकी कलेशों में, उनकी टेंशनों को देखता हूं तो ये अरदास निकलती है, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि हम किसी की शोहरत को देख के, हम आज की डेट में एक आकलन क्या हो गया सर, ये हमारी बदकिस्मती है इस वक्त समाज की। हम आकलन सामने वाले की पर्सनालिटी का उसके पैसे से करते हैं, आकलन उसके किरदार से किया जाए, उसका आकलन उसकी जो अदा है ना, जो उसके अंदर टैलेंट है ना, जो उसकी मुस्कुराहट है ना, जो उसके अंदर एक कहते हैं ना, गदगद हो रहा है जिसको मिलके, कहते हैं ना दिल खुश हो गया, वो है उसकी पूंजी। उस पूंजी को तो हम भूल गए। हमने एसेट्स ही नहीं बनाए। करोड़ोंपति, कौन से करोड़ोंपति सर? कौन सी करेंसी? यूएस डॉलर, कनाडियन डॉलर, इंडियन करेंसी? रिश्तों की पूंजी जो जीते जी भी काम आनी है और जाने के बाद भी काम आनी है। कहते हैं ना, मोक्ष आए हो, मनुष्य जन्म में ही सिर्फ मोक्ष की बात कही गई है। कहता मोक्ष किसको मिला? कहता आप जिंदा हो और ख्वाहिशें खत्म कर दी तो आपको मोक्ष निश्चित है। और आपकी सांसें खत्म हो गई, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, किसी वक्त भी आपकी अंतिम सांस हो सकती है, और इच्छाएं जिंदा थी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। कोई मर्जी गुरु पकड़ लो, कोई मर्जी धर्म की बात कर लो, कुछ भी कर लो, सब बेकार है सर। सिंपल है कि जीते जी यही है, सब कुछ यही है। अपनी जिम्मेवारियों का पालन करो, समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हर रिश्ते की कदर करते हुए जीवन को व्यतीत करो। पैसे की कमी भी नहीं आएगी सर। एग्जाम्पल हूं मैं सर आपके सामने। आप जितनी बातें कर रहे हो ना, वो सारी एग्जाम्पल ही हैं। आपने कहा कि पैसा क्या चीज है, पैसे का आकलन नहीं करो, उसका व्यवहार और सब चीजों Yes, का। sir. ये प्रूफ है ना। अगर आप पैसे को इंपॉर्टेंस देते होते तो आप मेरे घर नहीं आते। सर एक आपकी तो रिस्पेक्ट ही है। मैं तभी तो बोल रहा हूं, एग्जाम्पल है सामने। यस सर, डेफिनेटली। हमने जब रिश्तों की बात शुरू की है तो इस हॉट सीट पे वो बंदा बैठा है जिसने रिश्ते निभाए हैं। मैं आपको पिछले 15-20 साल से जानता हूं। आपने अपने दोस्तों के साथ भी रिश्ते निभाए हैं, और मैंने ऐसे आपके दोस्त देखे हैं जो शायद अगर पैसे की बात करें तो आज की डेट में कहीं भी नहीं है, वो बहुत ही छोटी स्केल पे हैं। लेकिन आपके प्रति दोनों का जो प्यार है वो मैं देख रहा हूं। यही पूंजी वो तो मैं देख है रहा हूं सर। ना। लोग करोड़ोंपति अभी बनेंगे सर, या बन गए होंगे। हम तो अरबोंपति खरबोंपति है सर, क्योंकि मेरे पास रिश्तों की पूंजी है। क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपने अपने फोन बंद किए हैं, नहीं तो आपके फोन तो लगातार चलते हैं, और मैंने कभी किसी को इनकार करते देखा नहीं आपको। मुझे एक याद आ गया संजय जी। एक बार मैं आपके साथ था और आपने कहा कि क्या खाओगे, 7-8 बजे का टाइम था। मैंने कहा घर जाके खाना खाना है। तो आपने कहा अभी 1.5 घंटा पहुंचने में लगेगा, तो क्या खाओ? मैं कहा मेरे पास इस समय टाइम नहीं है। आपने उस समय गाड़ी में ही खाने के लिए मंगवा लिया। ये कितनी छोटी छोटी बातें होती हैं कि टाइम नहीं है तो ठीक है, ओके जी, कोई बात नहीं, टाइम नहीं है तो घर चले जाओ। आपने कहा नहीं। ये शायद आपको भी लगता होगा एक रूटीन है, मैंने किया है तो किया है, लेकिन मैं एज ए लाइफ कोच इन चीजों की इंपॉर्टेंस समझता हूं। मेरा सवाल एक बन रहा है,
आपके घर में जो आप कह रहे हो वो हम समझ पा रहे हैं, हमारे व्यूअर्स भी समझ पा रहे हैं। सवाल ये है कि बेटा जो आपका अलग से बिजनेस है कि आपके साथ है? सर सब साथ साथ ही है, लेकिन एक नहीं, जिम्मेवारी, वर्टिकल अलग वर्टिकल Yes, काम करता है, जिम्मेवारी तो तय करनी पड़ेगी ना सर। करनी है। यस सर। कभी ऐसा हुआ है कि उसने कोई डिसीजन लिया हो और आपको पसंद ना आया हो, और अगर ऐसा हुआ है तो किस तरह से फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है? बहुत ही आपने एक अहम बात की है सर। जहाँ पे जनरेशन गैप है बट नेचुरल है, वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। कहते हैं मतभेद हो मनभेद ना हो, इस सोच के सबसे चला जाए। उसकी उड़ान है, वो यंग है, हम भी यंग थे, हमारी एक उड़ान थी, तब हमारे पास उड़ान थी, एक्सपीरियंस नहीं था। कहते बुजुर्गों का होश और नौजवानों का जोश अगर मिल जाए तो सफलताएं कदम चूमती हैं। उस ध्येय को लेकर चलता हूं सर। वो कोई भी बात कहता है, पूरी बात कहे, उसका मैं बोलता हूं बेटा आपने ये बात कही है, ये बात अगर ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाएगा, और अगर ऐसे हो जाए तो ये ठीक है, बाकी रेस्ट इज अप टू यू, बिकॉज यू आर ऑन द फील्ड। बैटिंग के लिए आप हैं, यू आर द एक्टर, आई एम द डायरेक्टर। आप गाइड कर देते हो, अपनी एडवाइस दे देते हो, और फाइनल डिसीजन फिर उसी के ऊपर छोड़ देते हो। सर जब हम एक्टर की भूमिका में थे ना, जब यंगस्टर्स थे, तो उस वक्त मुझे एक्ट करना था, तो मेरा डायरेक्टर जो भी था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो जॉब में थे, आई एम द फर्स्ट जनरेशन जिसने बिजनेस फील्ड में आया, लेकिन उसकी तो फर्स्ट जनरेशन बिजनेस में है ना, सो आई एम इन टू द डायरेक्टर रोल में हूं, तो मैं डायरेक्टर की भूमिका में रहूंगा अगर, और एक्टर को एक्ट करने दूंगा तो पिक्चर हिट होने वाली है। अगर डायरेक्टर होते हुए एक्टिंग करने शुरू कर जाऊंगा तो गलत हो जाएगा सर। यही रिश्ते टूट रहे हैं सर। आज पिता पुत्र के बीच में जो घर टूट रहे हैं, कारण यही है सर, हम अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते, रोल बदल रहे हैं, ओवर रूल करते हैं, ओवर रूल करते हैं। मेरी ओवर इंटरफेरेंस नहीं चाहिए सर। जब मैं नहीं था ना तब भी दुनिया चल रही थी, मैं नहीं होऊंगा ना तब भी दुनिया चलनी है। अगर मैं ये सोचता हूं कि मेरी गृहस्थी को चलाने वाला मैं हूं तो ये मेरी भूल है। मेरे पुत्र ने जब जन्म लिया वो अपना सब कुछ परमात्मा के आशीर्वाद से लेके आया। हाँ, उसका भाग्य था कि उसने हमारे घर में जन्म लिया। इस बात को समझते हुए उस रोल को अदा करूं तो रिश्ता निभेगा सर। एक चूल्हे वाली जो बात कही है ना, वो चूल्हा रहेगा सर। घर क्यों टूट रहे हैं? इसी कारण से तो टूट रहे हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस। हम अटैचमेंट रखते हैं, डिटैचमेंट वाली अटैचमेंट नहीं रखते। अटैचमेंट विद डिटैचमेंट चाहिए। पिता पुत्र कभी जुदा नहीं होंगे सर, कभी भी जुदा नहीं होंगे। कोई रिश्ता नहीं टूटेगा घर का। हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन रिश्तों को तोड़ती हैं। हमें इस चीज को निभाना होगा सर। कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसके ऊपर? देखिए सर, ऐसा है कि आज बच्चे जो है, युग बदला सर। इस वक्त हर बच्चा, हर नौजवान इस वक्त ओवर एक्सपेक्टेशंस के साथ सोशल मीडिया के कारण रातों रात करोड़पति बनना चाहता है। उसके सपने हैं, सपनों की उड़ान हर नौजवान की राइट है उसका। लेकिन मैं एक बात सब नौजवानों को कहना चाहूंगा कि डायरेक्शन लेस आप कहीं भी हो सकते हैं। कोई भी प्रलोभन आपको खराब कर सकता है। जिंदगी के अंदर परमात्मा किसी को यू टर्न ना दे, यानी बुलंदियां दे के नीचे ना करे। और यंगस्टर्स खासकर ध्यान दें कि अगर आप आगे बढ़ गए और कहीं आपको डिच हो गया, आपके साथ धोखा हो गया, आप इतने डिमोरलाइज हो जाएंगे। इसीलिए तो डिप्रेशन के केसेस हो रहे हैं सर। जहां पे घर के अंदर मां बाप और बच्चों का आपस में कम्युनिकेशन गैप है, बच्चे घर में बात नहीं करते हैं, मां बाप जो है उस तरीके से अपना बिहेव नहीं रखते हैं, उसके कारण से ये सारे डिप्रेशन केसेस हो रहे हैं। उसी कारण से बच्चे जो है अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ मिलते हैं, फिर उनके साथ ही एडिक्ट हो जाते हैं और फिर वो दूसरे रास्तों पे चलते हैं। वही उनके दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि वो जो दोस्त बने वो समझ ही नहीं पाए कि असली दोस्त जो घर बैठे हैं उनका मार्गदर्शन लेना था। लेकिन यहां पे गलती दोनों पीढ़ियों की है। हम कहें कि नौजवानों की गलती है, गलत। हमारी जो मैं मान लीजिए, मेरा बेटा अगर मान लीजिए यंग है, अगर मैं कहूं कि वो गलत है, नहीं सर, मेरा रोल क्या है सर? मैंने तो उसको छिटक दिया, डांट दिया उसको, उसके रास्ते में, यार ठीक है यार,
या उसको मैंने कहा मैनू की पता आजकल क्या हो रहा है जी, तो मैं उसकी लाइन के अंदर मैंने इंटरफेयर ही नहीं किया। थोड़ा सा इतना भी टच ना खत्म करो कि बच्चा बड़ा होके आपसे बिल्कुल अलग हो जाए। पहले दिन से ही सर इतना काम रखो कि अटैचमेंट विद डिटैचमेंट वाला रहे, उसको लगे कि मैं अगर माँ बाप से बात कर रहा हूं मुझे राय मिलेगी और उसके बाद मुझे फ्रीडम रहेगी कि स्टेप मैंने ही लेना है। मुझे सर अगर आप एज ए एल्डर, बड़ा भाई भी पिता समान होता है, आप अगर मुझे कोई राय दे रहे हैं और मुझे पता है कि आपकी राय देने के बाद आप मुझे ये नहीं कहेंगे अब मेरे से बात की है तो मेरी बात तुझे माननी पड़ेगी, तो मैं झिझकूंगा, आपसे दूर हो जाऊंगा। तो इसका मतलब है जो छोटे हैं, चाहे छोटे भाई हैं, चाहे बेटे हैं, अ, उन्होंने कोई डिसीजन लेना है, उनको तो यही लगता है ना कि मेरा डिसीजन ठीक है, तभी ले रहे हैं। और पिताजी से पूछा कि मैंने ये डिसीजन लेना है, तो पिताजी को लग रहा है कि यहां पर नुकसान हो सकता है। तो आप ये कहना चाहते हो कि पिताजी उसको बता दें कि नुकसान हो सकता है, पर उसके ऊपर इम्पोज ना करें कि तू अब नहीं करेगा क्योंकि मैंने कह दिया है नहीं करेगा। यही कहना चाह रहे हो आप? सर अब आपका बेटा और बहू पिक्चर की टिकटें लेके हाथ में खड़े हैं या उन्होंने डिजिटल स्क्रीन आपके साथ शेयर की और कह रहे हैं कि हम पिक्चर देखने चले जाए पापा, क्या करेंगे सर आप? खुशी खुशी मुस्कुराहट के साथ हाँ बेटा थोड़ा पहले बता देते तो मैनेज हो जाता, कोई बात नहीं बेटा जाओ। उन्होंने फिर भी रुकना नहीं था, आपने 2 कमेंट मार दिए तो भी रुकना नहीं था। बच्चे आगे से वो ना करें, वो एथिक्स, वो सिस्टम दोबारा रिपीट ना हो, उसका मौका बाद में भी मिल जाएगा। हम इमीडिएटली काउंटर करते हैं। काउंटर करके क्या होता है, पिक्चर देखने वो गए, ना मुस्कुराहट उन्हें मिली ना हमें मिली, 3 घंटे उनकी पिक्चर देखी उन्होंने, लेकिन बिना खुशी के की, गलती उन्होंने की, लेकिन वो बच्चे हैं ये सोच के हम उनको छोड़े और हम अपना बड़प्पन दिखाएं और साथ में फिर मौका आने पे बैठ के बात करें कि ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए बेटा, टाइमली बताओ आपने जाना है तो कोई बात नहीं, हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं ऐसा। तो क्या होता है कि जब हम एक सिस्टमेटिकल वे में कहते हैं कुछ भी हो, बच्चों को हम संस्कार दें, संस्कार देने के बाद आपने अगर दे दिया तो वो संस्कार उसके साथ चलने वाले हैं। जब मैं घर से चला ना सर, ये बात है सर 87 की 88 की बात है, तो दैट वाज द फर्स्ट डे। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपने पास बिठाया, कहते बेटा तू जा रहा है दिल्ली बिजनेस के लिए, हमारा दिल तो नहीं है बट तेरा मन है, वी आर नॉट द बैरिकेड, तो बस 2 बातें आपसे करनी है। उन्होंने बोला बेटे 2 चीज़ें का ध्यान रखना है, एक कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे तुम्हारा शरीर खराब हो, कोई ऐसा ऐब नहीं पालना, और दूसरा बेटे कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे परिवार की खानदान की शान में फ़र्क आए, कोई बट्टा लगे। कहते हैं इसके अलावा हमारी कोई आपके साथ इंटरफेरेंस नहीं है। और यकीन मानिए टिल टुडे मैं मदर को बात बोलूँगा, वो बोलेंगे अच्छा ठीक है बेटा, अच्छा फिर भी ऐसे कर लेता, ठीक है, मीन्स उनकी इंटरफेरेंस नहीं है इस मामले के अंदर, एडवाइस है बस। यस, कितनी बड़ी बात है सर। और वो 2 शब्द के अंदर क्या रह गया मुझे सर, अगर हम एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बोले कि सर ये 2 चीजों का ध्यान रखना है बचपन से ही, ये नहीं है कि 25 साल की उम्र में आके आप उसको बोल रहे हो, शुरू से संस्कार देते हुए ये बात बोलनी है, हर चीज पे पॉइंट पे समझा दो। उसके बाद बच्चा स्कूल गया, आपके पास तो नहीं है ना, आपसे चोरी छुपे करेगा, संस्कार दिए होंगे, एथिक्स होंगे तो वो करेगा उस हिसाब से जैसे आप कर रहे हो सकता है पहली बार 25% करे, 50% करे। सर आप पहले दिन सोचे जैकपॉट लग जाएगा, नहीं लगने वाला सर। हम अपने बचपन को देखें तो ऐसा नहीं है सर। तो ये सारी चीजें सब्र कहते ना, अगर हमारे पास आज इस एज में, इन माई एज दिस एज, अगर आज भी मुझे कहता कोई 50 का 60 साल का हो गया, कहता लाइफ को एक शब्द लाइन में बताओ कि आप जिंदगी को कैसे मानते हो, कहता पहले करके सोचते थे और अब सोच के करते हैं। तो हम कम से कम अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें। मैं बोलूं तो सोच के बोलूं, मेरे शब्दों को मैं रोक नहीं सकता, मेरे को यह नहीं पता मुझे कब क्या बोलना है। नहीं जी ऐसी तो सच कहने हैं, एक सच जो परिवार को तोड़ दे, एक सच जो रिश्ते को तोड़ दे, वो सच सच नहीं है। एक झूठ जो परिवार को जोड़ दे, रिश्तों को जोड़ दे, वो झूठ झूठ नहीं है सर। वाह, एक्सेलेंट एक्सेलेंट।
क्या बात है सर, Excellent. मैं बहुत सच्चा जी, अच्छा सच बोलते हैं जी, घर के अंदर आग लगा दी, क्या करेगा तेरा सच? एक एक शॉर्ट टेम्पर होके परिवार को तोड़ दिया, 2 चूल्हे कर दिए, क्या कमाया तूने? एक छोटी सी मेरी मां ने ऐसे कह दिया, भूल गया तो अपने उस रिश्ते को कि मेरी मां ने मेरे लिए क्या किया, एक बहन ने मेरे साथ क्या किया। एक क्या हो गया रिश्तों के अंदर, एक शादी ब्याह पे शगन कम हो गया, शगन ज्यादा हो गया, उसने मुझे इतना दिया, मैंने उसको इतना दिया, उसने मुझे रिपीट नहीं किया। क्या हो गया भैया आपको, कहां खो गए हो? रिश्तों की पूंजी संभाल लो, यही जरूरत है इस वक्त। ये रिश्तों के प्रति अपना बैंक बैलेंस जो देखते हो ना, अपने रिश्तों का बैलेंस देखना स्टार्ट करो उसको। अभी तक नहीं हुआ तो अभी शुरू करो। मदान साहब जैसे मोटिवेटर बैठे हैं हमारे साथ, इन्होंने आज सोच रहे होंगे मैं बोल रहा हूं, मैं तो आपके सामने आपका प्रतिबिंब बन के बैठा हूं सर, लेकिन मुझे परमात्मा की कृपा से मैं तो खुली किताब हूं सर। ना मेरे पास किसी का एग्जाम्पल है, ना मेरे पास किसी के लिए कटाक्ष है। सीधी सी जिंदगी है, साफ सुथरी जिंदगी है। जो भी मेरे संपर्क में आया है, एक ही ध्यान रहता है कि खुशी दे सकें, मुस्कुराहट दे सकें। कहता है खुशी आएगी तो देगा, या खुशी तू देगा तो आएगी। गिव एंड टेक है सर, मुस्कुराहट दूंगा, मुस्कुराहट जरूर मिलेगी सर। एक रिश्ता और है जी, बहुत जल्दी टूटता है। पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने इनकी इंट्रोडक्शन नहीं दी थी। अब जब से ये बात आप सुन रहे हो, क्योंकि वीडियो दे इस पड़ाव तक पहुंचे हो, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है। ज़रूरत है इंट्रोडक्शन की। मैंने पहले कहा था, जब आप सुनोगे ना, इंट्रोडक्शन तो यही है। अब इनके घर में पैसा कितना है, कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितनी दुकानें हैं, कितनी पोजीशंस हैं, मेरा ख्याल है वो इंट्रोडक्शन नहीं है, जरूरत ही नहीं सर। तो एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत जल्दी टूटता है, टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो है 2 भाइयों का। वो ऐसा क्यों हो रहा है सर? ओवर जो हमारा ये जो जब हम परिवारों में आगे बढ़ते हैं, जब देखो गृहस्थी में आए, 2 भाइयों की शादियां भी हो गई। एक तो जब हम शुरू से जब माँ बाप संस्कार देते हैं तो उस वक्त हम डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते हैं। ये एक दिन में शुरुआत नहीं होती, किसी को कम किसी को ज्यादा। आज कई बार हम बचपन में भी कहते थे, मेरी जो सिस्टर थी ना, छोटी है मेरे से 3 साल, तो वो कहते थी आप तो ना भैया के साथ ज्यादा अच्छा करते हो, मेरे साथ तो आप नहीं करते हो। मैं कहता था आप तो इसी की करते हो, मेरी तो सुनते नहीं हो। तो ये बचपने में बातें होती थी। कई बार ये चीजों को पेरेंट्स समझ नहीं पाते। जब आप 16-17 साल की एज के बाद जब बच्चे बड़े होने लगते हैं और हम जब उनको ट्रैक पर डालते हैं, तो हमें पता है कि कुछ सालों बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद इनकी शादियां होनी है। पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि वो जो छोटी छोटी बातें हैं वो मजाक में कही हुई, वो कहीं कम्युनिकेशन गैप ना बन जाएं। और वो छोटा सा कम्युनिकेशन गैप आफ्टर मैरिज जब वो अपने अपने गृहस्थियां निभाएंगे, या 2 भाई भी हैं वो भी जब अपने अपने गृहस्थ जीवन में जाएंगे, तो पेरेंटल हमारा राइट बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उस तरह के गैप को जो है ना बढ़ने दें। अगर हमें लगता है कि इस टाइप का गैप है, तो आजकल तो बड़े बड़े ग्रुप्स भी लीगल बन गए हैं। वो कहते हैं कि आप अपनी विल, अपना सिस्टम बना के जाओ ताकि बाद में बिखराव ना हो। और सियानों ने तो, कईयों ने ऐसा भी किया कि जब उन्होंने देखा कि यहाँ कम्युनिकेशन गैप है, तो शुरू से ही उन्होंने हर चीज को डिफ्रेंशिएट करके किया कि चूल्हे अलग कर दिए कि आप पेरेंट्स हम हैं, जहां कदर होगी हम वहां रहेंगे। उन्होंने अपनी भी कदर बना के रखी और बच्चों को भी अलग अलग चूल्हों पे करके दिया, और उन बच्चों का भी आना जाना रहा। हर चीज अंडरस्टूड नहीं होती। मेरे ग्रैंडफादर एक बार कहा करते थे, कहंदा जिथे रिश्ता मधुर होवे ना, बहुत क्लोज होवे, उथे अंडरस्टूड करके नहीं चलना। जहां रिश्ता जितना क्लोज है वहां 2 क्लोज और ज्यादा फाइनल करके चलो। मूव विद द ट्रांसपेरेंसी। कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, भाइयों का रिश्ता क्यों ना हो, हर पेरेंट्स का यह फर्ज है कि अपने बच्चों के प्रति जो आपके मन की भावना है उसको मझधार में छोड़ के मत जाना। कुछ पता नहीं अगला पल आए कि नहीं आए। पीछे आपने तो अपनी तरफ से अंडरस्टूड करके चले गए, और पीछे कोर्ट कचहरियों के अंदर वो लड़ फिर रहे हैं उन जायदादों के लिए जिसके लिए आपने पूरी मेहनत गला दी। आपने ये भी नहीं देखा कि परमात्मा के दरबार में भी जाके हमने हाजिरी देनी है। ना अपना जीवन सही किया, ना खुद मोक्ष प्राप्त किया, उस कशमकश में चले गए।
और पीछे बच्चों के लिए भी जी का जंजाल छोड़ गए, तो उन्होंने भी आपको क्या याद किया? उन्होंने भी क्या, मेरे बाप मुझे क्या दे गया, मेरी मां मुझे क्या दे गई? ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज, डिस्प्यूटेड मनी, डिस्प्यूटेड बैंक बैलेंसेस। नो सर, हर चीज के अंदर, चाहे पैसे की बात है, चाहे जायदाद की बात है, चाहे रिश्तों की बात है, किसी भी तरह की बात है, हर चीज को क्लियर कट अपनी लाइफ को ऐसे करके चलो जैसे मुझे कोई कहे कि तेरे पास ये 5 घंटे हैं बस, तो मुझे 5 घंटे में इस चीज को मैनेज करना है, हर चीज को सेटल करना है, तो मैं कहूंगा सर इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, अपने तो हर चीज को मैं सेटल करके जाऊं। तो क्यों ना आज हम हर चीज को सेटल कर दें? या मेरे साथ कर चुके हैं एक बार, मुझे एकदम आपके अंडरस्टूड वर्ड यूज करते ही, एक बार हमने बिजनेस की बात की थी 2-3 साल पहले, तो आपने कहा था कि कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, जो हमने बातें की हैं लिख लेते हैं। तो तब आपने ये शब्द इस्तेमाल किया था कि कुछ भी अंडरस्टूड नहीं रखना चाहिए। यस सर, हर चीज खोल लेनी चाहिए ताकि बाद में कहीं किसी तरह का डिस्टेंस ना बने। जहां अंडरस्टूड है वही मिसअंडरस्टैंडिंग है सर, वही मिसअंडरस्टैंडिंग है। जहां मिसअंडरस्टैंडिंग है उस खाई को कोई क्या करोगे आप? लम्हों की खता सदियों ने पाई है, फिर हम कहते हैं ये कैसे हो गया? जिस रिश्ते को 2 जने मिलकर निभा सकते हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली के मेंबर्स आज मिलके आज उस एज के अंदर हमें ठीक कर सकते हैं, उस रिश्ते को बनाने के लिए अगर बाद में कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, पूरा खानदान लग जाए, कहते रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, एक बार अगर टूट गया तो फिर गांठ पड़ जाए, वो गांठ को निकालते निकालते जन्म निकल जाता है सर। पड़ोसियों का रिश्ता, पड़ोसियों के साथ भी सर क्या है कि आज तो देखिए वही बात है कि चैरिटी बिगन्स एट होम। अगर मैं घर में पक्का हूं, घर में सही हूं, हर रिश्ते को निभा रहा हूं, तो पड़ोस भी अच्छा है। लेकिन यह बात समझनी चाहिए हमें कि पड़ोसियों से बड़ा रिश्तेदार कोई नहीं। कहते हैं ना, जिसका पड़ोस अच्छा है ना, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। और पड़ोस अच्छा कैसे होगा? छोटी सी बात के लिए तो हम झगड़ा कर लेते हैं, साफ सफाई को लेके, कोई भी किसी तरह की बार हमने कोई काम कराना है, आजकल तो फ्लैट सिस्टम हो गया, अपार्टमेंट्स बन गए, तो उसमें हर चीज कॉमन होती है, शेयरिंग में होती है। हम शेयरिंग के नाम पर अटक जाते हैं, ये नहीं सोचते कि वो एक चंद लम्हे, चंद जो रुपए हमने अपने हाथों से कमाने हैं, पैसे ने हमें नहीं बनाना, हमने पैसे को बनाना है। पैसे ने रिश्ता नहीं निभाना, हमने रिश्ता निभाना है। तो इसलिए चंद पैसों का सेक्रीफाइस करके अगर रिश्ता बचता है, उससे बड़ी कोई बात नहीं। आस पड़ोस के अंदर सर, मैं किराए के मकान में भी रहा सर, तो क्या हुआ कि वो एक रिश्ता बड़ा मधुर था, हम पड़ोसी थे, तो मुझे उस मकान में शिफ्ट करना था। तो उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता तुमसे बहुत अच्छा है, मैं तो तुम्हें पुत्र की तरह मानता हूं, पर मैं तुझे जाने भी नहीं देना चाहता, पर मैं चाह रहा हूं कि तेरा मेरा हर महीने तो किराए का और उसका हिसाब होगा, तो हमारा रिश्ता ना टूट जाए। तो जब मैं उनको कहता था एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आंटी और मैं ही दोनों मिलकर अकाउंट को करेंगे, तो जैसे उन्होंने कहना इतने उसके लगे, इतने उसके लगे, मैं कहता जी लो जी। वो कहते जी पता नहीं चला कैसे 2 साल निकल गए, उसका परमात्मा ने हमें बरकत दी, हम अपने मकानों में चले गए। तो वो जो उस वक्त पैसे की बात थी, अगर उसमें मैं तेर मेर ले आता तो वो जो रिश्ता था वो ना निभ पाता। मेरा रिश्तेदार जो रहता है वो तो दूसरे शहर में रहता है, लेकिन मेरा जो पड़ोसी है वो तो मेरा पहला रिश्तेदार है। मेरे फादर की जब तबीयत खराब हुई थी, आई वॉज इन दिल्ली, ही वॉज इन हिसार, लेकिन मेरा जो पड़ोसी था, उस वक्त जब मम्मी ने आवाज मारी तो वो पड़ोसी अपनी कार में लेके फटाफट 5 मिनट में फर्स्ट एड दे दी। रिन्यू सर, सैल्यूट करता हूं। हम यहाँ पर रह रहे हैं पिछले 10-11 साल से इस घर में, और बहुत बार बच्चे कहते हैं गुड़गांव शिफ्ट कर जाओ या इधर उधर कर जाओ। एक ही कारण है हमारा ये घर ना छोड़ने का, कि हमारे दोनों पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। क्या बात है सर, एक ही कारण है। यू आर लकी सर। वाकई हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें दोनों पड़ोसी, क्योंकि हम 3-3 घर हैं एक एक कॉमन एरिया में, तो दोनों घर हमें पड़ोसी जो मिले हैं बहुत अच्छे मिले हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है। और यहाँ पर जो पिंकी का सर्कल है, यहाँ पर 3-4 फ्रेंड्स के साथ, कि वहाँ दोबारा नहीं मिलेंगी। यस सर, डेफिनेटली। ये तो रिश्ता अनमोल है सर, और इसी कारण हम यहाँ पर रह रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। लेकिन आज मैं तो अपने आप को मोटिवेशन स्पीकर समझता हूँ। ये 11वां एपिसोड है, शायद एक पहले हुआ है और एक आज, जहां पर मैं नहीं बोल पा रहा हूं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है
मेरी आंखों में पानी आया है 2-3 बार। मैंने कहा था ना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, ये प्रूफ है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। नहीं तो इस सीट पे और कोई बैठता ही ना, मैं ही अकेला बोलता रहता, पिछले कई सालों से बोल रहा हूं। सर बहुत कुछ नया दिया है सर मेरे तो जैसे दो भाइयों का, हाँ सॉरी मैं आपकी बात काट गया जी। मेरे फादर की डेथ हुई सर 99 हाँ। में। तो मैंने अपने गुरुजी को बोला, कैंसर डिटेक्ट हो चुका था। मैं कहा जी मैं आज चाहता हूं कि मैं फादर मेरी सरपरस्ती रहे, मैं अब डैडी को दिखाऊं कि मैं आज बुलंदियों पे हूं। तो लेकिन परमात्मा ने वो मेरे को, उनको जाना था, उनकी सेवा हुई, वो गए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो रिश्तों की अहमियत है ना सर, जो प्रेजेंस है वो बहुत मायने रखती है सर। आज भी मैं 99 में डेथ हुई, आज 2024 में हम आ गए हैं सर। सर आज भी मैं कार पे जब बैठता हूँ, साथ वाली सीट को देखता हूँ, मेरे फादर मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता। मैं अपने बेटे को कहता हूँ यू आर लकी दैट आई एम विद यू। वो कहता पापा आई एम लकी यू आर विद मी। इन रिश्तों की कदर करनी है, ये सबसे बड़ी पूंजी है। मुझे अब दुनिया की बड़ी से बड़ी नियामत दे दो सर, ये बहन भाई नहीं मिलने सर, ये बाप बेटा नहीं मिलने, मां नहीं मिलनी, पति पत्नी, ये सब रिश्ते नहीं मिलने सर। हम कौन सी दौड़ में चल पड़े हैं, कौन सा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ करना है, मुझ में बहुत कमियां हैं, किसी के ऊपर तो क्या कहना। लेकिन सही मायने में रिश्तों की पूंजी जिसके पास है, उससे बड़ा कोई रईस ही नहीं है सर। जिसके चेहरे पे मुस्कान है, उससे बड़ा रईस ही नहीं है कोई सर। जिसको शाम को कोई पूछने वाला है, उससे बड़ा कोई रईस ही नहीं है सर। जिसको कोई ये कहने वाला मैं हूं ना, वो उससे बड़ा कोई भी रईस नहीं है, उससे बड़ा ये है सर पूंजी। इस पूंजी को इकट्ठा कर लो सर, अभी भी वक्त है। और मेरे को भी आप आशीर्वाद दो सर, इस पूंजी के लिए अभी मेरे को अभी बहुत पूंजी कम है, बहुत इकट्ठी करनी है सर। लबालब होके जाना है सर, ये जीवन अनमोल है सर, ये बार बार थोड़ी मिलना है। मेरे फादर की आज कोई टेलीग्राम, कोई ईमेल, कोई व्हाट्सएप थोड़ी आ रहा है कि वेयर हिज, जो मैंने उनके साथ किया, आप यकीन मानना सर, बहुत ही कड़वी बात हो सकती है। जिस वक्त मेरे फादर का संस्कार हुआ, उससे पहले मैं उनकी सेवा में लगा हुआ था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कह दिया था बेटे अगर वॉशरूम भी जाएगा वापस आएगा तो पता नहीं सांस है कि नहीं है। तो मेरी वाइफ, मेरी फैमिली ने मुझे जो सेक्रीफाइस दिया, मैं सैल्यूट करता हूं। मुझे वो सेवा का मौका दिया। लेकिन जब वो संस्कार का टाइम था तो मुझे ऐसा लगा मेरे मामे चाचे, मेरे रिश्तेदार जाएं संस्कार कर दें, माई रोल इज कंप्लीट। हम श्राद्ध की तरफ बात करते हैं, कौन सा श्राद्ध सर? जीते जी कदर नहीं की, कहता जिंदे जी कदर नहीं की थी, दीवे बालन बढ़िया थे। क्या है ये? सामने जो बैठा है उसकी कदर कर लो सर। एक पल के अंदर, एक क्षण के अंदर सीन चेंज हो जाता है। हाथ मलते रह जाओगे सर, बंदा वापस नहीं आता। सॉरी मांगने का टाइम भी नहीं मिलता सर। और हम अपनी अकड़ ही नहीं खत्म करते सर। मैं तो परमात्मा से आशीर्वाद मांगता हूं कि एक एक रिश्ते की कदर हो, एक एक बंदे की कदर हो। अगर मेरे फोन के ऊपर कोई कॉल आ रही है, अगर कोई वो मुझसे उम्मीद कर रहा है, तो मैं खुशकिस्मत हूं। ये ना कहूं कि मेरे से वो क्या मांग रहा है। अरे तेरे को इस लायक बनाया परमात्मा ने, तू अपने रोल को नहीं अदा कर सकता। बैंक कैशियर भी तो है ना, कैश आ रहा है, कैश दे रहा है, किसका आ रहा है, किसको दे रहा है, उससे को क्या लेना देना। वो तो बैंक की प्रॉपर्टी है, या जिसने डिपॉजिट किया उसका पैसा है। क्या इस रोल को अदा करके हम आगे नहीं बढ़ा सकते? दीप से दीप जलाते चलो बस सर, प्रेम की गंगा बहाते मेरे चलो। जितने सवाल थे ना वो सारे के सारे कंप्लीट इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो भी मैं सवाल करूंगा बेसिक्स आपने बता दिया है। मैं पूछने वाला था दुकानदार और कस्टमर का रिश्ता, आपने मुझे पता यही बोल देना यार पहले घर में ठीक कर लो, बाहर ठीक नहीं हो नहीं सर, जाएगा। नहीं 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 सर। देखो दुकानदारी के अंदर हाँ वो अब सुनना चाहता हूं मैं। इस वक्त मेरे जो ऑफलाइन दुकानदार हैं, जो रोज ये चिल्लाते हैं ऑनलाइन ने हमारा बिजनेस खराब कर दिया, ऑनलाइन ने हमारा बिजनेस खराब कर दिया। ऑनलाइन ने बिजनेस खराब नहीं किया सर, ऑनलाइन ने आपको जगाया है, ऑनलाइन ने आपको गेटवे दिया है,
ऑनलाइन ने आपको कहा है कि मल्टी मोड पे आ जाओ? किसने कहा आप ऑनलाइन बिजनेस ना करो? आपके पास तो सर एक और पावर है। आप ऑफलाइन जिसको कह रहे हो उसको सर ऑफलाइन कहना बंद करो, उसको लाइव कहना शुरू करो। यू आर इनटू द लाइव बिजनेस, जो ऑनलाइन के पास सुविधा नहीं है। ऑनलाइन के ऊपर आप एक पिक्चर देखते हो, उसको सिलेक्ट करते हो, फिर आप परचेज करते हो। लाइव बिजनेस में आपके पास चॉइस है, आप उसको देखते हो। अगर आप कोई कपड़ा खरीद रहे हो तो उसको डाल के देखते हो और करते हो। ठीक है, रिटर्न पॉलिसीज दे रही है ऑनलाइन वाले, लेकिन ऑनलाइन के जो वेंडर्स हैं वो बड़े परेशान हैं। जब उनको वापस ही आती है, वो जितनी भी रिटर्न आती है, वो सारा नुकसान किसका होता है? ऑनलाइन वाले उस सर्विस प्रोवाइडर का नहीं होता सर, वो वेंडर का होता है। और वेंडर कौन है? हम जैसे लोग ही तो है सर। अपने लाइव जो बिजनेस है उसकी पावर को संभालो। यस, एक हम गलती ना करें, हम ऑनलाइन के प्राइस चेक करें, उसको मीट करें, उसको बीट करें, उसके हिसाब से अपने प्राइसेस दें। हम अपने एमआरपी वाले जो माइंड सेट है उसको निकाल दें सर, उसको निकालें। और जो कस्टमर आए ये सोच के करें, कस्टमर परमात्मा ने भेजा है, अगर वापस जाता तो मेरी गलती है। उसको विद फुल रिस्पेक्ट उसको वो चीज दें सर। डेफिनेटली यू विल ग्रो सर, डेफिनेटली। काम करने वाला नहीं है सर, काम की कमी नहीं है सर। नहीं, आपने बड़े अच्छे शब्दों में कहा जी, जो कहा ना लाइव Yes, बिजनेस है। इसका मैं वही सोच रहा था आपकी बात के बाद कि हमारे पास लैपटॉप है या मोबाइल फोन है जहां पर ऑर्डर दे रहे हैं और वर्सेस दुकानदार से खरीद रहे हैं। तो मैं साथ साथ सोच रहा हूं कि क्या चीजें ऐसी हैं जो दुकानदार कर सकता है और उस कंप्यूटर ने नहीं करना। दुकानदार मुस्कुरा सकता है जो कंप्यूटर नहीं मुस्कुराएगा। दुकानदार आपकी रिस्पेक्ट कर सकता है जो कंप्यूटर ने नहीं करनी है। दुकानदार प्यार कर सकता है जो कंप्यूटर ने नहीं करना। यही है लाइव एंड ऑनलाइन का फर्क। यस सर, डेफिनेटली। लेकिन अगर वो ये सब कुछ नहीं कर रहा तो फिर वो ऑनलाइन से भी बुरा हो गया ना। फिर सर एक बच्चा ना, प्रेयर हो रही थी, हाँ, स्कूल में पीछे पीछे खड़ा था, एक अनाउंसमेंट हुई, पीछे मुड़, वो बच्चा सबसे आगे हो गया। अनाउंसमेंट का असर ये है। तो एक परमात्मा ने ये शब्द निकाला है अपनी इस नेगेटिविटी को कि आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा। सर जितने भी मेरे ऑफलाइन के दुकानदार साथी हैं, मैं भी ऑफलाइन बिजनेस करता हूं, लेकिन हम इस बात को संभालें कि आने वाले कस्टमर की रिस्पेक्टफुली हम बात करें, उसको ऑनलाइन हम अपडेटेड रहें कि ऑनलाइन पे क्या प्राइसेस हैं। हम उसके हिसाब से उसको compete कर सकते हैं सर, क्योंकि हम ओरिजिन है सर। हमारे और उसके बीच में कोई बीच में मीडिएटर नहीं है। तो इसलिए हम अपने आप को लाइव बिजनेस बना के पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। किसी का व्यापार खत्म नहीं होगा, सब लहरे बहरे होंगी सर। थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में बताओ संजय जी, व्यूअर्स इंटरेस्टेड होंगे आपके बिजनेस के बारे में जानने में। सर आई एम नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन। आई एम प्रेसिडेंट सेंट्रल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मर्चेंट एसोसिएशन, जो ओल्ड लाइब्रेरी मार्केट, जो लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने जो मार्केट है, एशिया की बिगेस्ट ओल्डेस्ट इलेक्ट्रॉनिक हब है, उसमें मैं व्यापार करता हूं। और सन 87-88 से मैं इलेक्ट्रॉनिक के व्यापार में हूं। चाइना ने हमें 1995-96 के अंदर मैन्युफैक्चर थे, आई वॉज द मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी किट्स। तो चाइना ने जब कह ढाया तो हम फिर दोबारा इंपोर्टर या ट्रेडर बन गए। लेकिन मोदी जी ने जब मेक इन इंडिया की बात की तो दोबारा ये अलग जगी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड ने दोबारा मेक इन इंडिया के अंतर्गत अपने यूनिट्स को लगाया। सो नाउ वी आर अगेन मैन्युफैक्चर। क्या बनाते हो आप? सर आई एम इनटू द डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, जो आप डीटीएच बॉक्सेस देखते हैं तो वो उसको हम बनाते हैं। Okay. और इसी तरीके से जो ऑप्टिकल फाइबर है या और जो केबल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसमें मैं डील करता हूँ। आपके और बिजनेस भी हैं? Yes, my son is into the fitness equipments business. So we are manufacturer of gym equipments products. आर्कव ब्रांड, Arkav brands. स्पेलिंग AAKAV. AAK आर्कव। Arkav gym equipments. We are manufacturer, importer and exporter of gym equipments. So my son is looking that business. So परमात्मा का आशीर्वाद है। एक हमेशा सोच रखते हैं कि अच्छी नीयत के साथ जो चीज़ कही जाए वो चीज़ की जाए, उस नीति के साथ, उस नियत के साथ कार्य को किया जाए। तो आज तक कोई दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन परमात्मा ने ये कहा हो कि भाई
आज हम सुबह गए हैं कि आज काम नहीं है, आज काम नहीं है सर, ग्राहक हमेशा अवेलेबल रहता है। जितने ग्राहक हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है, उनके रिपीटिशन आती हैं। हम इस सोच के साथ अपने काम को करें। 38 साल के अंदर परमात्मा से डर के कह रहा हूं कि एक रिश्ता निभाने का, जो मेरे मैन्युफैक्चर, मेरे वेंडर्स, मेरे सप्लायर्स, मेरे ग्राहक रहे, प्रोडक्ट चेंज हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बड़ी तेजी से बदली, लेकिन रिश्तों की जो चेन है वो आज भी चल रही है। ये बहुत जरूरी है सर। कौन सा रिश्ता कब कहां आपके काम आ जाए आपको नहीं पता, लेकिन यह है कि ये रिश्तों की पूंजी की संभाल बहुत जरूरी है। एक दुकानदार और एक ग्राहक के रिश्ते को भी संभालना बहुत जरूरी है। फिर हमारे जितने कर्मचारी हैं, हम उन कर्मचारियों के प्रति भी वचनबद्ध रहें कि अगर मेरे पास एक कर्मचारी है, मेरे पास एक मेरे जो ड्राइवर हैं वो मेरे पास एज ए ड्राइवर उन्होंने ज्वाइन किया, तो मैंने कहा बेटे आप सारा दिन पार्किंग में मेरी इंतज़ार करते हो, तो आप मोबाइल भी आपके पास है, ये मैं एक दो काम दे रहा हूँ तुम्हें। वहाँ से शुरुआत की उसने, मेरे बैंकिंग के वाउचर्स और वो चेक्स बैंक में डालने शुरू कर दिए। उसके बाद मैंने कहा कि मैं आज मीटिंग में जा रहा हूँ, यू नॉट स्टे इन द कार, यू गो विद मी। मैंने कहा ये जितने मैं काम देख रहा हूँ इनको आप देखो। सर नाउ ही इज माई मार्केटिंग मैन। अच्छा। अब क्या है कि आप सोचिए कि हर व्यक्ति को मल्टी मोड पे होना पड़ेगा। अगर आप एक ड्राइवर हैं, ड्राइवर के दायरे में अगर रहेंगे, आपकी आज तनख्वाह 10,000, 12,000, 15,000 है, तो ड्राइवर वाली कैटेगरी के अंदर आपको 25,000 हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, इतना ही रहेंगे। अगर आप उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट ले लेते हो, स्किल मैनेजमेंट जिसकी बात मोदी जी भी बार बार करते हैं, तो उसको कौन करेगा सर? हमने मोबाइल हमारे हाथ में आ गया, लेकिन मैं वहां पे रील्स देख रहा हूं, वो बाकी चीजें देख रहा हूं। अपने लिए एक स्किल ढूंढो, उसका टारगेट बनाओ कि इस 3 महीने में मुझे एक स्किल लेनी है जो मेरे ड्राइवर के काम के साथ साथ आएगी। अगर मैंने कंप्यूटर कोर्स किया है तो मैं उसके साथ एक और स्किल लूं। एक एक्स्ट्रा स्किल जो है आपकी उस पैसे की, जो आपकी जो पॉकेट है, जो आपका जो मंथली इनकम है, उस दायरे को भी बढ़ाएगी, आपकी कदर को भी बढ़ाएगी, और कभी भी कोई बड़े से बड़ा रिसेशन आपको कभी भी आपकी नौकरी से निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि यू आर ऑन द मल्टी मोड। रिप्लेसमेंट कोई नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं है सर। जब आप पीछे बात कर रहे थे, पता नहीं शायद आपने अपने फादर की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि मैं गुरुजी को मिला, कुछ ऐसा शब्द आया था। गुरुजी के बारे में बताना चाहोगे? देखिए सर, आज देखो कहते हैं ना कि जो गुरु हैं हमारे, जो हमारे सबसे बड़े गुरु तो माँ बाप हैं। उसके बाद आज एक होड़ चल पड़ी है, आप देखो कि जहाँ देखो वहाँ गुरुओं की बात हो रही है। मैं समझता हूँ एक गुरु जो आपके माता पिता की कदर आपको देता है, वो है सच्चा गुरु। एक गुरु जो आपको किसी तरह के वहम भुलेखों में नहीं डालता, वो है आपका असली गुरु। और चेले भी हम अगर बन रहे हैं तो हम एक बात को याद रखें, अगर हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और किसी गुरु की, पंडित की या ब्राह्मण की या किसी और हमारे जो पदाधिकारियों की, जो मिशन के या किसी और संस्था के या किसी आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, उसके अंदर हम कदर कर रहे हैं। माँ मेरी घर बेचैन बैठी है और मैं उनके पांव दबा रहा हूं, वो भक्ति कभी भी पूरी नहीं होने वाली। और अगर आपको कोई सच्चा सतगुरु ऐसा मिल जाए जो आपको इन रिश्तों की कदर करता हुआ आपको आपका लक्ष्य बता दे, आपकी नियामत है सर। तो आपको ऐसे कौन से सतगुरु मिले हैं, शेयर कीजिए। सर मेरी तो लॉटरी है सर। हाँ, तो बताना क्योंकि चाहिए। मैंने तो सर जब जन्म हुआ मेरा, हाँ जी, तो माय पेरेंट्स वर अटैच विद द निरंकारी मिशन। सो निरंकारी मिशन के अंदर जब ये सारी सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे तो ये चीज़ें झुंगे में मिल गई, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने एक ही बात कही कि बेटा आपको हमने बचपन से यहाँ तक लेके आए, नाउ फ्रीडम टू यू, कि अगर आपको लगता है कि मिशन के एथिक्स, मिशन के सिद्धांत सब कुछ सही है तो यू कंटिन्यू। कोई ये नहीं है कि आपको इस टाइप से कोई दबाव है इस टाइप से, तो फिर मेरे को उस रास्ते पे, जैसे एक हमारे मिशन के अंदर क्या होता है, ज्ञान की बात की जाती है, तो उस रूप में वो ज्ञान दिया गया। और उम्र का एक वो शुरुआती दौर था, उसके बाद जैसे जैसे लाइफ बड़ी मैच्योरिटी आई, जब देखा धर्मशास्त्र देखे, वो सारी चीज़ें देखी, तो एक इतना बढ़िया
कॉम्बिनेशन देखा कि एक ऐसा मिशन भी है जो आपको कहीं बांध नहीं रहा है। कहता प्रेम का एक वो बंधन है जिसने आपको कहीं बांधा नहीं है लेकिन फिर भी आप बंधे हो। तो उसने मिशन ने मुझे इतना आगे बढ़ा दिया कि मेरे को हर रिश्ते की कदर दे दी। ये जो मैं आपको सब अभी जो बात हुई है ना, ये सब सार है सर। ये सब मैं आई एम लकी दैट आई एम अटैच विद माई, मेरे पास मेरे परमात्मा की, मेरे निरंकार की, मेरे सतगुरु की ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे रोम रोम के अंदर मेरे को पुलकित कर रही हैं। क्योंकि दिल्ली में जब समागम होता है, एनुअल समागम 3 दिन का, शायद 4 दिन का होता है, हाँ जी, तो मैंने 1-2 बार देखा है कि आप उसमें बहुत एक्टिवली रोल निभाते हो, बहुत सेवा करते हो। तो ये पूरा साल कुछ ऐसा ही काम चलता रहता है सेवा का? सर ये सेवा मिलना तो एक खुशकिस्मती होती है सर। सेवा कोई अधिकार नहीं है, सेवा मिलना तो खुशकिस्मती है। तो सेवा जैसे जैसे मिलती है उस सेवा को एक कहते हैं ना एक शुक्राने का भाव, तो शुक्राने के साथ वो सेवा करने का मौका मिलता है। तो कई बारी ऐसा लगता है कि जैसे हमने हफ्ता 10 दिन 15 दिन वो जो सेवा करी ना, कहते वहाँ से इतने महापुरुषों के आशीर्वाद लेके आगे कि पूरे साल की जो रोटियां हैं ना, समझे नहीं, वो तो वहीं से आशीर्वाद के रूप में मिल गई। तो ये बरकतें, ये रहमतें, ये खुशकिस्मतियाँ, ये मुस्कानें, ये रिश्तों की कदर, ये सारी चीज़ें एक बेस है सर, जहाँ से वो एक लहर आ रही है तो आपको पूरी तरह से उसने पूरी तरह से भर दिया है, लबालब कर दिया है। तो ना तो वहाँ पे पैसा की कोई कमी है हर तरीके से, क्योंकि शुक्र दे दिया ना। सबसे बड़ी बात है कि शिकवे में नहीं रहना, शुक्राने में रहना है। शिकवों में नहीं बिताना एक भी पल, शिकवे से शुक्र में जाएं। हमेशा हर पल में हम क्या होता है एज ए इंसान, अगर हम 2 मिनट खाली बैठ जाएं, हमारे पास क्या है सर नेगेटिविटी के अलावा? हिस्ट्री में चले जाओ, फ्यूचर की सोच लो, फ्यूचर में डर, और हिस्ट्री से नेगेटिविटी, कुछ नहीं है इंसान के पास। कहते इसके हो जाओ, परमात्मा के हो जाओ, इसके हवाले डोर दे दो। कर्म क्षेत्र हमें दिया है, उस शुक्राने में अगर जिएंगे तो मेरा भविष्य भी सही है, सब कुछ सही है, मेरे सारे काम इसने कर देने हैं। लेकिन अगर मैं ही करने वाला हूं तो फिर ठीक है, लगा रहूं मैं, इसके हवाले कर दूंगा तो सब कुछ इसने कर देना है। और मेरी तो जिंदगी ऐसे ही बीती है सर, और ऐसे ही बीत जानी है। हमें पता है, क्योंकि हमें यकीन है कि इसके सहारे ही हमारी, कहना तेरे हाथ डोर मेरी, तेरे हाथ लाज है। तो ये सारी जिंदगी ऐसे ही चली है सर। जिंदगी को ना, मैं कई बार हम कहते हैं एक पल भी निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं आज आई एम नाउ 55 ईयर्स ओल्ड, सो 55 साल को अगर मैं देखूं तो एक रील की तरह चली जिंदगी। कल बचपन था, आज 55 का हो गया, ऐसे रील चली। तो ये किसने चलाई? मैंने चलाई क्या? एक कमरे में, मैं जब दिल्ली में आया, मैंने घर वालों को भी नहीं बताया कि मैं एक कमरे में रह रहा हूं सर। उस कमरे के अंदर खिड़की भी नहीं थी और उसका फर्श नीचे था। बारिश के दिनों में पानी आ जाता था कि क्यों नहीं बदलता था कि दूसरा कमरा लूंगा तो 250 रुपये महंगा। कितना? सिर्फ 250 रुपये महंगा। लेकिन घर वालों को नहीं बताया। घर में गाड़ियां खड़ी हैं सरकारी, उसको छोड़ के आया बिजनेस करना कि अगर मैंने सच्चाई बता दी तो मुझे वापस बुला लेंगे। मेहनत से आगे बढ़ा, माँ बाप के आशीर्वाद से, निरंकार की कृपा से आगे बढ़े, बुलंदियों को लिया, सब कुछ लिया। लेकिन वो कहते ना, अपनी औकात और गुरु की सौगात ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो ये जो सौगात है ना, ये उसी का असर है सर, और कुछ नहीं। कभी सोचा नहीं था ये दिन भी आएगा सर। ये बुलंदियां, ये रहमतें। नेशनल प्रेसिडेंट, एक हरियाणा का आया हुआ लड़का जिसको दिल्ली के अंदर 10,000 रुपए का माल लेने के लिए भी उसने कहा उस ट्रेड के अंदर कि 3 घंटे बाद आना तो 10,000 का माल मिलेगा। उस ट्रेड का नेशनल प्रेसिडेंट, मेरी क्या औकात है सर? ये तो मेरे निरंकार की सौगात है सर। अपनी औकात और गुरु की सौगात, गुरु की सौगात कभी नहीं भूलनी चाहिए सर। हम इसके साथ ही आज का ये शो खत्म करेंगे। और मुझे लगता है कि हम तकरीबन 1 घंटा बातें करते रहे हैं, 1 आवर बीत गया है, लेकिन प्यास नहीं मिटी है बातें करने की। दोबारा बुलाऊंगा आपको, फिर तंग किया जाएगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को जो मिला होगा आज, मैंने बोला था अपने व्यूअर्स को कि मुझे बहुत कुछ सीखना है। मेरा काम क्या था, मैं कोई ऐसा तो हूँ नहीं कि किसी पेड़ के नीचे बैठा और मुझे ज्ञान आ गया। ज्ञान तो आप लोगों से लिया, तो आप लोगों से लेके मैं आगे बांट देता था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपसे सुनता हूँ,
फिर मैं आगे बांटता हूं, तो मैं डायरेक्टली आपसे सुनवा देता हूं। तो आज वो काम हुआ है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक बात मेरे मन की तो रह गई। टीएस मदान जी, आप सही मायने में परमात्मा के भेजे हुए फरिश्ते के रूप में आप एक जीते जागते आज इंसानी जामे में मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन आप एक वो शख्सियत हैं कि इतना मोटिवेशन का काम आप कर रहे हैं। सर, किसको जरूरत पड़ी है आज तक? आपका जो टैलेंट है सर, आपको एक सेमिनार के अंदर, आज आप बिजनेस फील्ड में, हमारे बिजनेस फील्ड में आ जाएं तो शाम तक 4 सेमिनार 3 सेमिनार पर तो लाइन लगी, पूरे साल की बुकिंग, आपके 2 साल की बुकिंग आ जाएगी। किस कंसर्न को आपकी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को आपकी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है? एडवांस पैसा डालेगा, सब कुछ करेगा, और आप एक सेवा भाव से लगे हैं, कोई समाज को कहीं से मोटिवेशन, इस जगह भी मोटिवेट हो जाए, जज्बा, ये जज्बा आपका कायम रहे सर। नहीं, जैसे आपने बोला था ना, वही चीज है जी, बस ऊपर वाले ने ड्यूटी लगा दी है, हम तो निभा ही रहे हैं बस। और सही मायने में मैं आपको बताऊं, इसके पीछे मेन सूत्रधार हैं, अभी मैं समझ रहा हूं कि पिंकी करते हैं, वो हैं सूत्रधार। अगर उनकी मोटिवेशन, उनकी ताकत आपके पीछे ना हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग सर। बैठी है कहता हीरो हीरोइन करके है तो हीरोइन हीरो करके है, तो ये जोड़ियां भी बने रहे, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते भी ऐसे पनपते रहे, ऐसे बने रहे, ये रिश्ते भी कायम रहे। आज के इस शो में फर्स्ट बेनिफिशियरी हम सभी हैं। यस सर। अभी लोगों ने तो वीडियो देखनी है, बहुत दिनों के बाद देखेंगे जब एडिट होगी। तो मैं हूं, पिंकी है, मेरे मैनेजर अनिल बैठे हैं, हमारा स्टाफ सारा बेनिफिशियरी सबसे पहले है, लोग बाद में बेनिफिट लेंगे। तो पिंकी की डेफिनेटली, अब कुछ भी बोलूँगा तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की तारीफ लगेगी, लेकिन पूरा का पूरा हर शो, हर शूट में पिंकी बैठ के सुनती हैं, इनको सुनने का शौक है। आपने जो बोला शायद कई कुछ इसने पहली बार सुना होगा, लेकिन मेरे सेमिनार तो 50 बार सुने होंगे ना, फिर भी सुनना है। तो वो जो शौक है ना यार पिंकी का, तो बाकी लेकिन एक चलते चलते होता है ना, जैसे चलते चलते छपते छपते अगर एक पत्नी इस रूप में अपने रोल को ले आए, क्योंकि जब पति घर आया तो वो भी थका हुआ आया, उसको उम्मीद है कि मैं घर में मुझे कुछ मिलेगा, और पत्नी भी सारा दिन बच्चों के साथ लगी होती है, खपी होती है, तो वो भी कहती है अब आएंगे ना, इनको कहूंगे संभालो सब कुछ। वो एक क्षण होता है जब अंडरस्टैंड करने का, जैसे ये बार बार सुन रही हैं और निहार रही हैं, अगर ये कुछ हो जाए ये रिश्ते मधुर हो जाएंगे सर। और इसी तरीके से एक हस्बैंड भी अगर अपनी वाइफ को इस तरीके से अंडरस्टैंड करे, रिश्ते पनप जाएंगे सर। ये तो बेस है सर। अगर मेरी वाइफ की पार्टिसिपेशन मेरे साथ ना हो, उसकी सपोर्ट मुझे ना हो, तो मैं जो 4 पीढ़ियों की एक चूल्हे पे खाने की बात कर रहा हूं, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। उसका सेक्रीफाइस मेरे से बड़ा है, तभी तो ये रिश्ता निभ रहा है। तो सल्यूट है सर, हर रिश्ते का सल्यूट है। थैंक यू संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. अब धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, और आशीर्वाद दूंगा, ऐसे ही बस सेवा करते रहिए और हमारे पास भी आते रहिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस, थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू।